Very good morning, students. So we'll cover our last remaining part of the lesson, last remaining topic, that was company's army. Now in this we will see about the how the company army was, किस तरह की जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए इंडिया में. So, जो major, although they are handling administration and all in India, but their main power जिसकी वजह से वो इंडिया में सक्सेसफुल हो पाए वो था उनका मिलिट्री स्ट्रेंथ. उनके जो काफ़ी अदर फैक्टर्स भी थे लेकिन काफ़ी जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा वो था उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ. उनकी जो आर्मी थी, उनकी जो मिलिट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाए. और इसमें थोड़ा सा कंपेयर भी किया गया है, मुगल आर्मी के बारे में बताया गया है एंड देन ब्रिटिशर्स की आर्मी के बारे में बताया गया है और ब्रिटिशर्स ने कैसे टाइम के साथ अपनी आर्मी में चेंजेस किए. दोज थिंग्स आर ऑल्सो टोल्ड टू अस. सो पहले बात कर लेते हैं मुगल आर्मी की. तो मुगल आर्मी में दो तरह के लोग थे. एक तो थे कैवलरी एंड सेकेंड वन वॉज इन्फेंट्री. कैवलरी उनको बोला गया है जो सोल्जर्स ट्रेंड थे काफ़ी और घोड़े पे सवार होकर मतलब वो युद्ध लड़ते थे, लड़ाई करते थे. इनको सवार्स भी बोला जाता था. तो वी कैन से दैट कैवलरी वर द ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक. अगर इन्फेंट्री की बात की जाए तो जो पैदल सोल्जर्स थे जो सिर्फ लड़ाई के टाइम, वॉर के टाइम फुट पे चलकर तलवारबाजी वगैरह करते थे, इनको इन्फेंट्री बोला गया है. तो जो ये कैवलरी थे इनको ग्रुप थे जो हॉर्स पर जो सोल्जर्स होते थे इनको काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती थी आर्चरी की और स्वॉर्ड का यूज़ करने का, मतलब तलवार चलाना और बिल्कुल तीरंदाजी का इनको बिल्कुल अच्छे से सिखाया जाता था. और जो इन्फेंट्री थे उन पर कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता था कि कैसे उनको लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, तलवार चलानी, इस बारे में कोई खास उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था. इसके पीछे रीज़न ये था कि उनको ज़रूरत लगती नहीं थी, मुगल्स को ज़रूरत लगती नहीं थी कि भाई इनको प्रोफेशनली जो इन्फेंट्रीज हैं, जो सोल्जर्स ऑन फुट हैं, इनको प्रॉपरली ट्रेन करने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज से काफ़ी ज़्यादा नंबर में जो पीजेंट्स थे अपने हथियार वगैरह के साथ में लोकल जमींदार जब भी मुगल्स को नीड होती थी सप्लाई कर देते थे. तो उन्हें ट्रेन करना ही नहीं था सिपाहीज वगैरह जो फुट पर थे. और मुगल आर्मी में जो कैवलरी था वो डोमिनेट करता था, उसी को ज़्यादा सिखाया जाता था और वही एक तरह से डोमिनेट करता था मुगल एम्पायर में. दीज थिंग्स वी हैव सीन. लेकिन अब चेंजेस होते हैं कब? 18th सेंचुरी में. क्या चेंजेस हुए? जब मुगल स्टेट्स जैसे अवध और बनारस ने रिक्रूट करना पीजेंट्स को अपनी आर्मी में शुरू किया और उनको धीरे धीरे प्रोफेशनली एकदम बढ़िया सोल्जर्स की तरह ट्रेन करना शुरू किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेम ये मेथड अडॉप्ट किया. उन्होंने भी क्या किया? रिक्रूटमेंट किया और अपनी आर्मी में लोगों को शामिल करना शुरू किया और उनको ट्रेन करना शुरू किया. और उनके थ्रू जो आर्मी सेटअप की गई उसको बोला गया सिपॉय आर्मी, जो कि वर्ड कैसे बना था? सिपाही, जिसका मीनिंग होता है सोल्जर्स, उससे निकला हुआ था. जैसे नवाब से नवाब्स बना था वैसे ही सिपाही से उन्होंने उस आर्मी को कहा जाने लगा सिपॉय आर्मी. अदर देन दिस, ये हमने देख लिया कि ब्रिटिशर्स ने भी बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर लिया, ट्रेन कर लिया लोगों को. अब आगे बात करेंगे कि जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी थी वो चेंज हो गई कब? आते आते 1820s के आते आते. अब इसमें क्या होने लगा? जो कैवलरी की रिक्वायरमेंट्स थी, हॉर्स पे जो सोल्जर्स थे, उनकी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स थी वो डिक्लाइन होने लगी. क्यों डिक्लाइन होने लगी? क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर था वो बर्मा में, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में भी कॉलोनी स्टैब्लिश करना चाह रहा था और कर रहा था. तो वहाँ पर फाइट चल रही थी और उन सोल्जर्स के पास क्या था? मस्केट और मैच लॉक्स थे. मतलब मस्केट की बात करें तो ये क्या होता है? एक हैवी गन होता है जो इन्फेंट्री सोल्जर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो पैदल जो सोल्जर्स हैं वो यूज़ करते हैं. और मैच लॉक्स जो थे पुराने टाइम की गन है जिसमें पाउडर डाला जाता था और उसको फिर मतलब बारूद भरा जाता था और फिर उसको फिर इग्नाइट किया जाता था. तो अब कहने का मतलब अगर दूर से ये सारी चीज़ें यूज़ की जा रही है, ठीक है, और कोई हॉर्स पे है तो डायरेक्टली उसको शूट आउट किया जा सकता है ना, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा. अब हॉर्स पे जो ट्रेंड सोल्जर्स हैं वो काफ़ी दूर से आ रहा है और उसको बारूद वगैरह से या गन्स के थ्रू उसको क्या कर दिया? मार दिया जा रहा है.
तो अब किसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगी, जो फुट पे सोल्जर्स थे, जो इन्फेंट्री सोल्जर्स थे, उनकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ने लगी, कैवलरी की इंपॉर्टेंस कम होने लगी। अदर देन दिस, इसके अलावा अगर हम बात करें तो छोटा सा और हम इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। सो अब क्या हुआ, अर्ली 19th सेंचुरी में, ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी में क्या होने लगा, ब्रिटिशर्स ने क्या डेवलप किया, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अब यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर का मतलब था उन्होंने अपने रूटीन में लेकर आ गए, मिलिट्री को ट्रेन करना, प्रोफेशनली सोल्जर्स को ट्रेन करना, ये उनके रेगुलर बिहेवियर में आ गया। उन्होंने डेली, अब क्या करते थे वो, ऐसा नहीं कि कभी वॉर है तो पहले उससे 1-2 महीने पहले ट्रेन करना शुरू किया, अब रेगुलर बेसिस पे उन्होंने मिलिट्री कल्चर अपने आर्मी में डेवलप कर लिया था। सोल्जर्स को प्रॉपरली यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी जाती थी, बिकॉज दे वर वेरी एडवांस। जैसे कि हमने पढ़ा था फ्रांस की आर्मी बहुत अच्छी थी, और प्रॉपरली ड्रिल के साथ और डिसिप्लिन उनको सिखाया जाता था, ठीक है। तो अब क्या होने लगा, एक रेगुलर सिस्टमैटिक मिलिट्री कल्चर डेवलप किया गया 19th सेंचुरी में, ब्रिटिशर्स के थ्रू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी गई, सोल्जर्स को ड्रिल और डिसिप्लिन तरीके से उनको सिखाया गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सोल्जर्स थे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होने लगे, कास्ट और रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होने लगी। ऐसा क्यों हुआ, ये डिटेल में आप पढ़ोगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो चैप्टर है उसमें, लेकिन हल्का सा आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके मन में ये सस्पेंस ना रहे क्या हुआ था। ये जो भी बारूद वगैरह यूज होते थे, जो कार्टिजेस होते थे, तो उनको ग्रीस किया जाता था, ठीक है। जो काऊ का जो स्किन वगैरह थी, इन सारी चीज़ों को यूज किया जाता था उसमें। तो इंडिया के लोग तो इन चीज़ों को बिल्कुल ज़्यादा प्योर मानते हैं काऊ वगैरह को, तो ये उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी, तो वो मना कर देते थे कि हम ये सब काम आपका नहीं करेंगे। तो ये रीज़न था कि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो जाती है। आफ्टर दैट इस वजह से रिवॉल्ट भी होता है काफ़ी, मंगल पांडे मूवी में ये सारा दिखाया हुआ है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें इस लेसन में, तो कंक्लूजन ये है कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे जो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, एंड दे एस्टैब्लिश्ड अ पर्टिकुलर टेरिटरी हियर, कैसे वो रूल करने लगे, टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया, कॉलोनियल पावर एस्टैब्लिश कर ली, ठीक है। और इस चीज में काफी ज्यादा सक्सेसफुल एक और बड़ी चीज रही, जो क्या था, इन्वेंशन ऑफ स्टीम टेक्नोलॉजी। अब तुम कहोगे मैम ये कैसे यूजफुल रही, क्योंकि पहले वो क्या आते थे, बोट्स वगैरह के थ्रू आते थे, ठीक है। तो उनको क्या क्या लग जाते थे, 6 to 8 months लग जाते थे सी के थ्रू ट्रेवल करने में। अब क्या था, थोड़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई थी, न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो चुकी थी, स्टीम शिप्स आने लगे थे, जिनकी वजह से जो ब्रिटिशर्स का जो जर्नी टाइम था वो 3 weeks तक रिड्यूस हो गया था। जहाँ उनको 6 to 8 months लग रहे, वहाँ उनको अब क्या लगने लगे, 3 weeks, ठीक है ना। तो उनको इनका जो ये टाइम था ये रिड्यूस हो गया था, मतलब एक जगह जहाँ उनको 6 to 8 month इंडिया पहुँचने में लग रहे हैं, अब उनको क्या लग रहा है, 3 weeks, 3 हफ्तों में वो इंडिया पहुँच रहे हैं। तो इसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए। तो ये जो स्टीम टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन है अर्ली 19th सेंचुरी में, इस चीज़ ने ब्रिटिशर्स के यहाँ पर आने का और रूल करने के प्रोसीजर्स को बहुत ईजी बना दिया। और 1857 तक ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट रूल कर लिया था हमारे कितने परसेंट एरिया पर, इंडिया के 63% ऑफ द टेरिटरी पर या फिर एरिया पर, और इस 60% में कंट्री की 73 पॉपुलेशन रह रही थी। तो दीज थिंग्स वी हैव सीन दैट कि रिमेनिंग टेरिटरीज पर और पॉपुलेशन पर भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, इनडायरेक्ट रूल करती थी। तो देख लो कितनी बड़ी बात है, 1857 आते आते 63% ऑफ द इंडियन टेरिटरी पर वो डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, जहाँ पर 73% पॉपुलेशन कंट्री की रह रही है, और बाकी एरियाज और टेरिटरीज पर भी ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे। सो विद दिस द लेसन इज कंप्लीटेड. Revise it properly, because whenever there will be next weekly test, these 2 chapters will be coming only, first and second chapter of history.
So as chapter second is very lengthy, so revise it properly only, because after this week only maybe your test. So आपको क्या करना है, प्रॉपरली डिटेल में सारा पढ़ना है, रिवाइज करना है. थैंक यू.